presentation on tracing of evolutionary evidences, two teams of class 10th dressed up as following. Team P, one person each dressed as a cat and a dolphin to show the cat's legs and a dolphin's flippers as the homologous organs. Team R, one person each are dressed as an insect and a bird to show the insect's wings and bird's wings as a homologous organ. ठीक है, आपको डिफाइन करना है कि होमोलोगस ऑर्गन्स होते क्या हैं, आपको डिफाइन करना है कि टू टीम शुड बी विन इन प्रेजेंटेशन फॉर द करेक्ट डिपिक्शन, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द लूजिंग टीम्स प्रेजेंटेशन, अपार्ट फ्रॉम सच ऑटोनॉमिकल कनेक्शंस, नेम टू अदर सोर्सेस ऑफ एविडेंस जहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है. कैसे करेंगे इसे? चलो मैं आपको एक पूरा लिखने का तरीका सही बता रही हूँ. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 डालना और उसमें पहला होमोलोगस ऑर्गन्स होते क्या है. देखो हमारे पास दो किस्म के ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, एक होता है बेटा होमोलोगस ऑर्गन, एक होता है हमारे पास एनालोगस ऑर्गन. ठीक है, तो अगर सिंपल एक होमोलोगस ऑर्गन का पहले बता देती हूँ डेफिनेशन. होमोलोगस ऑर्गन्स, क्लियर. होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनमें सेम एनाटॉमी होती है, हैव सेम एनाटॉमी, एनाटॉमी. ठीक है, या स्ट्रक्चर बोल दो, एनाटॉमी या स्ट्रक्चर. क्लियर. नेक्स्ट, बट डिफरेंट फंक्शंस, बट डिफरेंट functions. Clear? Next I will say that analogous organs, क्योंकि हम यहाँ पर बताएंगे आपको क्या डिफरेंस क्या है. एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं सेम फंक्शन बट डिफरेंट इन एनाटॉमी, ठीक है, क्लियर है. अब देखो जो बी में इसने पूछा है कि होमोलोगस ऑर्गन्स होते क्या है, तो आप सीधा बोलोगे कि होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को. ठीक है, मैं चेंज कर रही हूँ. तो ए पार्ट का आंसर होगा कि होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. क्यों डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? बिकॉज उनका फंक्शन तो एक होता है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, सेम होता है, सॉरी, होमोलोगस में. क्लियर. अब देखो नेक्स्ट उसने क्या पूछा है विच ऑफ द टू टीम्स शुड विन इन द प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट डिपिक्शन. करेक्ट डिपिक्शन के लिए टू विम्स कौन सा है? पी क्या कर रहा है, एक ने कैट और डॉल्फिन किया है, कैट का लेग दिखाने के लिए, डॉल्फिन के फ्लिपर्स को दिखाने के लिए होमोलोगस. जबकि दूसरे ने क्या किया है, दूसरे ने इंसेक्ट और बर्ड बनाया है जो कि इंसेक्ट के विंग्स और बर्ड के विंग्स दोनों को होमोलोगस बता रहा है. होमोलोगस मतलब फंक्शन सेम, डिफरेंट एनाटॉमी, डिफरेंट फंक्शन सेम एनाटॉमी, राइट. होमोलोगस मतलब सेम एनाटॉमी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, कौन जीतेगा? इसका मतलब बेटा जी हमारी जो टीम पी है वो जीतेगी. टीम पी जो है विन करेगी. क्लियर. क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे रीजन में कि कैट्स फोर लिम्ब एंड डॉल्फिन्स फ्लिपर क्लियर आर होमोलोगस ऑर्गन्स. क्लियर. तो क्यों है? क्योंकि सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ओके, बट डिफरेंट फंक्शंस. क्लियर. ये आपसे पूछा गया है कॉम्पिटेंसी में, ऐसा नहीं है कि हवा से आ रहा है, ये पूरा आपके ऑफिशियल कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चन है. क्लियर. तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा जी बायो में आपके एवोल्यूशन वाले चैप्टर से. नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या पूछ रहा है. व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द लूजिंग टीम्स प्रेजेंटेशन. लूजिंग टीम का इसका मतलब क्या, आर है लूजिंग टीम. तो आर ने वन पर्सन ईच ड्रेस विद इंसेक्ट एंड द बर्ड. इंसेक्ट और बर्ड का बोला गया कि इसने बोला कि इंसेक्ट के जो विंग्स है और बर्ड्स के जो विंग्स है वो सेम है. इंसेक्ट और बर्ड्स के विंग सेम है, जबकि ये लूजिंग टीम है. अब क्यों लूजिंग टीम है इसको मैं आपको बताती हूँ. बी पार्ट देखो, आपका टीम आर जो है वो आपका इनकरेक्ट है. इनका जो डिपिक्शन जो है इनका वो क्या है, इनकरेक्ट है. ओके, वाई इनकरेक्ट? क्योंकि जो इंसेक्ट्स के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स हैं वो एनालॉगस है, होमोलोगस नहीं है. इंसेक्ट्स विंग एंड योर बर्ड्स विंग ये क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स है, नॉट होमोलोगस ऑर्गन्स. क्लियर. होमोलोगस ऑर्गन नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है और डिफरेंट स्ट्रक्चर है, परंतु वो सेम फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उसका फ्लाइट है. सेम फंक्शन क्या है, दोनों को उड़ने प्रोवाइड करवा रहा है. तो हम ये कहेंगे कि दे हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, बट परफॉर्म द सेम फंक्शन, उड़ने का फंक्शन, परफॉर्म्स द सेम फंक्शन जो कि फ्लाइट है. क्लियर. Apart from such anatomical connections, name two other sources of evidences of evolution used by us. अच्छा, sources है evolution के जो कि हम use कर सकते हैं. sources हो जाएंगे, एक तो fossils हो जाएगा, एक आपका embryological evidences निकलते हैं. NCERT में इसकी फोटो भी है, embryological evidences.
एविडेंसेस, ठीक है। फिर आपका मॉलिक्यूलर एविडेंस निकलता है, मॉलिक्यूलर या एविडेंस या डीएनए बोल दो सीधे सीधे, एविडेंसेस या आप सीधे सीधे डीएनए भी बोल सकते हो। फिर प्रोटीन्स की सिमिलैरिटीज़ देखी जाती है, प्रोटीन सिमिलैरिटीज़, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले करते हैं हम लोग के, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आपको बताया जाता है कि अपेंडिक्स वगैरह है, काम के होते नहीं है ह्यूमन बॉडी में, फिर भी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, कोई भी दो आपको लिखना था, क्लियर। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है अपार्ट फ्रॉम सच एनाटॉमिकल कनेक्शंस नेम टू सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशंस यूज्ड बाय अस, क्लियर। Event in a life cycle of all sexually reproducing plants. Recent studies of sex determination in many plant species, from ferns to maize, fern से maize तक, have been fruitful in identifying the diversity of genetic and epigenetic factors that are involved in determining the sex of the flower or individual. ठीक है. The above is an expert from an article by the two scientists Christiana Guerres and Joanne Banks. ठीक. अब क्या पूछा है देखो नेक्स्ट. What is the most likely genetic factor for sex determination in a unisexual plant? मतलब प्लांट्स जो है वो यूनिसेक्सुअल है और उसमें आपको बताना है कि फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. क्या हो सकता है बेटा? एनी आइडिया? सी क्या कहेंगे हम लोग कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसी भी यूनिसेक्सुअल प्लांट पे, वो स्पेसिफिक जीन्स जो उसके लोकेट होते हैं ऑटोसोम्स में. ऑटोसोम्स किसे कहते हैं? जिनमें जो कि परफेक्टली पेयर्स होते हैं ना, ऑटोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं. तो अगर हमें सेक्स डिटरमाइन करना है जीन्स का, तो कंट्रोल करना पड़ेगा, जीन को कंट्रोल करना पड़ेगा, आइदर वो प्लांट हो या मेल हो या फीमेल हो, क्लियर. तो हम सबसे जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो ए पार्ट है उसमें हम लिखेंगे कि सेक्स इन मेनी बाइसेक्सुअल, अरे सॉरी बाइसेक्सुअल बोल रहे, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स इज डिटरमाइंड by your specific genes located on autosomes. autosomes की अभी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है, autosomes क्या होता है अच्छे से पढ़ा है, not sex chromosomes. thus हम कहेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटरमाइनिंग जो प्रोसेस होता है वो जीन कंट्रोल से होता है, जीन्स कंट्रोल, ठीक है. चाहे वो प्लांट हो, वेदर अ प्लांट बिकम्स मेल और फीमेल, ठीक है. प्लांट मेल बने, प्लांट फीमेल बने, ये हम उसके जीन को कंट्रोल करेंगे, जीन ही कंट्रोल करता है ये सारी चीज़ों को, क्लियर है ना. नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का. एपिजेनेटिक फैक्टर्स रेफर टू फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द जेनेटिक कंपोनेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है. नेम द एविडेंस ऑफ वन एपिजेनेटिक कंडीशन दैट डिटरमाइंस द सेक्सुअलिटी ऑफ द एनिमल्स, ठीक है. वही अभी जो बता रहे थे वही वाला होगा, तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ इसके आंसर को, बी पार्ट वाला. टेम्परेचर लिख लो सबसे अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है. टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स, जैसे कि इन रेप्टाइल्स, ठीक है, जैसे कि टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स, क्लियर. और भी बहुत सारे हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर, और करके लिख सकते हो, हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ मदर, या आप बोलो इन्वायरमेंटल केमिकल्स, ठीक है. केमिकल्स जो सेक्स डेवलपमेंट में इन्हें वो करते हैं, एफेक्ट करते हैं, ठीक. थर्ड वाला क्या पूछा है, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड एक्सप्लेन हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन वायोलेट्स दिस लॉ. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि मेंडल ने तो अपना सेग्रीगेशन का लॉ दे दिया, लेकिन ये सेक्स डिटर्मिनेशन में वायोलेट्स होता है. कैसे वायोलेट्स होता है, क्लियर हो गया ना, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने. पहले तो हमने कहा कि भैया ये वायलेट्स कैसे हुआ. वायलेट्स मैंने बोला ना, क्रोमोसोम्स एक्स और वाई हो गए इंस्टेड ऑफ सिंगल से, तो गैमीट्स डू नॉट कैरी इक्वल प्रोबेबिलिटीज, नहीं करते गैमीट्स इक्वल प्रोबेबिलिटी. कैसे नहीं करते, देखो जैसे कि इन ह्यूमन ऑल एक्स फीमेल्स के कैरी एक्स करेंगे, लेकिन स्पर्म्स तो भैया कैरी एक्स और वाई, तो जब दोनों एक्स और वाई कैरी करेगा तो प्रोबेबिलिटी इक्वल हुई नहीं. इसी का मतलब हुआ जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन है अनइक्वल एंड इनहेरिटेंस इज नॉट प्योरली मेंडेलियन तो है नहीं क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, ठीक है. इनहेरिटेंस जो कर रहा है वो. चलो डी पार्ट कह रहा है विच पेरेंट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इन ह्यूमन बीइंग्स एंड व्हाई. ये तो अभी बताया था कौन, फादर डिटरमाइंस. तो आप क्या बोलोगे इसमें कि, मैं लिख देती हूँ इसको भी लिखने का तरीका, ये 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट. कौन डिटरमाइन करता है, फादर. तो द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, सेक्स ऑफ द चाइल्ड बोल दो या फिर चाइल्ड, क्लियर. मदर्स एक्स, व्हाई, बिकॉज मदर्स एग्स ऑलवेज contribute your X chromosomes. Okay, father's sperms contribute
अगर कंट्रीब्यूट एक्स किया तो गर्ल, अगर कंट्रीब्यूट वाई किया तो बॉय। क्लियर? तो देयरफॉर टाइप ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजिंग द एग्स डिसाइड्स द एग। तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर टाइप ऑफ स्पर्म, किस टाइप का स्पर्म है जो कि फर्टिलाइज कर रहा है, फर्टिलाइज द एग, okay, because there are millions of sperms ejaculate, right? So which type of sperm that contains either X or Y fertilize the egg, decide the sex, decides the sex, okay, sex of the child. क्लियर है जी? पूरा तरीका मैंने 2 क्वेश्चंस का आपको बताया कि कैसे कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको हमें लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, छोटा मोटा नहीं। क्लियर है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स क्या होता है कि बोला जाता है कि हमारे जो जीन्स हैं, ठीक है, उन जीन का जो यूनिट होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। अब क्या है कि जब एक से दूसरे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स आती है तो क्या होता है कि इनमें आपके कुछ ट्रेट्स ट्रांसफर्स होते हैं, मतलब जनरेशन ट्रांसफर्स होते हैं में। और ये जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स है ये किसने कंट्रोल किया? ये जीन्स ने कंट्रोल किया, ओके, जीन्स ने कंट्रोल किया। और जीन्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डीएनए, ठीक है। जीन्स का यूनिट क्या होता है? वो होता है डीएनए। अब जब डीएनए में ये ट्रांसफर हो रहा है तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलेंगे और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको नहीं मिलेंगे, अगर एनिमल बॉडी में ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाए या प्लांट्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेट्स देखा जाए, तो हमें क्या मिल रहा है। और इस पूरी पद्धति को क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। अब इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स में फिर आते हैं आपके मेंडेलिव्स ने क्या किया कि इंसानों से पहले उन्होंने पौधों के ऊपर इसको अप्लाई किया और देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पौधों में मिक्स मैच करवाया, क्रॉस ओवर करवाया, टॉल निकला, ड्रॉफ निकला, ये सारी पद्धति उसने फिर कैलकुलेट की। लेकिन उसके इस इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स में, सेग्रीगेशंस में, बहुत सारे चीज़ों में हमारे डीएनए में जो ह्यूमन जब रिप्रोडक्शन होता है, ऑफ स्प्रिंग्स आती हैं, तो उसमें थोड़ा सा वायलेशन हम लोग को मिलता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये आपको बताएंगे कि ये आपका मेंडलीव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। उसने बोला कि भाई ठीक है, जो आपका रूल है जो ह्यूमन बींग में रिलेट करता है वो फादर और मदर के कंट्रीब्यूट जेनेटिक मटेरियल से चाइल्ड में जाता है। और ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? पैटर्नल और मैटरनल डीएनए से, पैटर्नल और मैटरनल डीएनए से, ठीक है। अब वो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दिखाया, इतना टाइम नहीं है और इतना पूछता भी नहीं है। अपन के पास 2-3 डेफिनेशंस होने चाहिए। पहला डेफिनेशन है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये आप लोगों को क्लास 9 में भी बताया गया होगा कि जब सेल डिविजन्स होते हैं, सेल डिवीजन कहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है? न्यूक्लियस के भीतर टेक प्लेस करता है बेटा। तो वहीं पे हमें आपको क्रोमैटिन्स, क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए, ये सारी चीज़ों के डेफिनेशंस बताए जाते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम एक टेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस, ठीक है। सेल का जो न्यूक्लियस सेल है, एनिमल सेल है, उसका न्यूक्लियस है, वहां पर आपको क्या मिलेगा? क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स बेटा थिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जब सेल डिवीजन माइटोटिक हुआ या मियोसिस हुआ, ये एक हैप्लॉइड होता है, एक डिप्लॉइड होता है। तो जब ये हम ये क्रोमोसोम्स का देखते हैं ना, तो हमें ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स वही डिवाइड होके ऐसे डिवाइड होके और ऊपर जाते हैं, ये काफी 3-4 स्टेजेस में होता है। बट एनी हाउ यू नो ओनली कि क्रोमोसोम्स अगर आए तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज अपीयर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड कैरिंग आउट जीन्स, ठीक है। जीन क्या हुआ? जीन फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का। प्रेजेंट में अगर हम देखना चाहें तो क्रोमोसोम्स, ये जीन्स पाए किस में जाते हैं? क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। और अगर एक पीस ऑफ डीएनए का कोडिंग किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स मिलेंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन मिलेगा और इसका डिटर्मिनेशन होगा पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। क्लियर? तो जीन्स क्या हुआ? जीन्स हुआ एक फंक्शनल हेरिडिटी यूनिट, ठीक है, जो कि मिलता है हमारे डीएनए के स्ट्रैंड में। अब देखो कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एक इंडिविजुअल की पर्टिकुलर कैसी हाइट होगी, कलर होगा, शेप होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं कैरेक्टर्स। लेकिन ट्रेट्स किसे कहते हैं? जब ये कैरेक्टर्स कहलाते हैं तो ट्रेट्स किसे कहते हैं? ट्रेट्स बेटा जब एन इनहेरिटेड कैरेक्टर है। ट्रेट क्या है? एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रेट का डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है। तो ये कहेगा कि ट्रेट इनहेरिटेड कैरेक्टर दैट इज फीचर व्हिच आर नॉर्मली इनहेरिटेड एंड हैज ए डिटेक्टेबल वेरिएंट टू, जिसका हम लोग वेरिएंट भी डिटेक्ट कर सके और जो अपने इनहेरिट करेगा कैरेक्टर्स को। अब जैसे टॉल हो गया, ड्रॉफ्ट हो गया, ये सारी चीजें ट्रेट है, ठीक है। ये सारी चीजें हाइट्स की ट्रेट है। कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो ये सारी चीजें किसके बारे में बता रहा है? हाइट के बारे में बता रहे हैं ना। अब एलील, एलील क्या होता है? वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पर्टिकुलर जीन, ठीक है। एक पर्टिकुलर जीन है, उसके 2 डिफरेंट फॉर्म्स अगर हम लोग देखेंगे तो वो एलील कहता है। और ये एलील आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आपको ये मेंडलीव का ड्रॉप और ये सारे पेरेंट्स और इन सबको पूछा जाएगा तो एलील आपको जानना ही पड़ेगा। तो एलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है एक ही जीन का, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म, उसे हम लोग कहेंगे एलील। अब हाइब्रिड क्या होता है? सॉरी। अब हाइब्रिड होगा, मान लो एक ही इंडिविजुअल है लेकिन उसके पास 2 डिफरेंट अलील्स होंगे, ठीक है। सॉरी। अब हाइब्रिड क्या होता है? मान लो हमारे पास एक ही ट्रेट है, ठीक है, उस ट्रेट के पास डिफरेंट एलील्स हो गए, एक एलील A1, दूसरा एलील A2,
तो ये जो डिफरेंट ट्रेट्स हो गए, इसी को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड। अब ये ट्रेट कहाँ मिलेगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ही तो मिलेगा, हाँ। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में मिलेगा एक ट्रेट, तो इसे हम लोग हाइब्रिड कहेंगे। नेक्स्ट है डोमिनेंट एलील। कोई एलील कितना डोमिनेंट दिखाएगा, मतलब अगर ट्रेट्स में लंबाई आ रही है तो उसकी डोमिनेंसी कितनी है, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखो हम लोग कहेंगे डोमिनेंट एलील। एंड एलील हुज फिनोटाइप विल बी एक्सप्रेस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील ऑफ दैट जीन, इट रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। जो डोमिनेंट होता है बेटा, उसे हम लोग कैपिटल लेटर से, आपने अरेंजमेंट किया होगा, टी 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 ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट्स करते हो जिसमें कैपिटल लेटर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील। ठीक है। अब डोमिनेंट एलील क्या होता है कि मान लो कोई एक फिनोटाइप है, अभी मैंने आपको बताया ना फिनोटाइप किसे कहते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर को। ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर फिनोटाइप है और उस फिनोटाइप में एक दूसरा अलील प्रेजेंट है, फिर भी एक पर्टिकुलर अलील की ही हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं फिनोटाइप के, तो हम ये कहेंगे कि वो डोमिनेंट अलील है। उसी तरह रेसेसिव अलील क्या हो जाएगा, जिसका हमें नहीं दिखाई देगा। एन अलील विच गेट मार्क्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील एंड कैन ओनली अफेक्ट द फिनोटाइप इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, जिसे हम क्या कहेंगे, रेसेसिव अलील। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, द एक्सप्रेशंस ऑफ जीनोटाइप व्हिच इज एन ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। फिनोटाइप क्या होता है, जो हम देख सकते हैं, जैसे लंबाई हम देख सकते हैं, गोरा काला हम देख सकते हैं, उसका रंग हम देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें फिनोटाइप्स होती है। एक पर्टिकुलर जीन जो होता है, उसके जो चीजें हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हाइब्रिड क्रॉस तो देखो करवा के ही मेंडलिन ने सारी चीजें देखी थी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन का क्रॉस हुआ है, तो इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज स्टडी। एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। डाई हाइब्रिड में दोनों हो जाएंगे, डाई हाइब्रिड में कितने हो जाएंगे, दोनों दो हो जाएंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। फिर होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जब इंडिविजुअल possesses a pair of identical gene controlling the given character and will breed true for this character। ठीक है। ये होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस, ये आपको प्लांट ब्रीडिंग में समझाया गया होगा। ठीक है। होमोजाइगस क्या कहता है कि ऐसी कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल पोजेसेस अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल जीन, इंडिविजुअल एक पेयर ऑफ आइडेंटिकल जीन को कंट्रोल करेंगे और उसी के कैरेक्टरिस्टिक को ट्रू ब्रीड करके देंगे। ठीक है। जैसे कि मान लो ऑकरेंस ऑफ टू आइडेंटिकल एलील्स फॉर द टॉलनेस इन अ P1। ठीक है। टॉल पी जो प्लांट है पी का, उसके लिए। ठीक है। और हिट्रोजाइगस क्या कहता है, हिट्रोजाइगस कहता है कि कंडीशन जबकि इंडिविजुअल हैज अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स फॉर एनी वन, वो क्या करेगा, जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस का मतलब होता है कि एक ही कैरेक्टर के लिए उसके पास आइडेंटिकल जीन्स होते हैं, वही कंट्रोल करके वो ट्रू ब्रीड करता है। लेकिन हिट्रोजाइगस के लिए क्या होता है कि उसके पास एक इंडिविजुअल के पास कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स होते हैं और एक ही कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वो ट्रू ब्रीड नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद प्रोजेनी क्या क्या होता है, प्रोजेनी का मतलब डिसेंडेंट और ऑफस्प्रिंग्स एज अ डॉटर ऑर्गेनिज्म। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, अ डिसेंडेंट और ऑफस्प्रिंग ऑफ अ डॉटर ऑर्गेनिज्म। फिर गैमेट्स। गैमेट्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेनिंग ओनली वन सेट ऑफ हैप्लॉइड ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम्स। ये जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले एक चैप्टर, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स पढ़ा था ना, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो याद रखना कि ये जो गैमेट्स होते हैं, इनमें हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। लेकिन उनमें जब हम ये सेल डिवीजन होता है, बॉडी स्ट्रक्चर रिपेयरिंग वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, डिप्लॉइड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड होना जरूरी है बेटा। मेल से हमें 23 क्रोमोसोम के पेयर मिल रहा है, फीमेल से हमें 23 क्रोमोसोम के पेयर मिल रहे हैं, लेकिन करना हमें वापस 23 ही है, जोड़ के तो 46 हो जाएगा ना, 46 नहीं चाहिए हमें, हमें तो 23 ही चाहिए। सो इनके पास क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के सेट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि एक्सपेरिमेंट जो कि मेंडलीफ ने किया। मेंडलीफ का पहला एक्सपेरिमेंट क्या था कि इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मान लो कि मेंडल ने एक पी का प्लांट लिया और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसकी हाइट, हाइट में क्या हो सकती है, टॉल हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। हाँ। द प्रोजेनी प्रोड्यूस फ्रॉम देम F1 जनरेशन प्लांट वेयर ऑल टॉल। जो हाइब्रिड करा के जो उसको पहला मिला, वो सारे के सारे टॉल थे। मेंडल देन अलाउड F1 प्रोजेनी प्लांट टू अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। अब उसने क्या किया कि चलो जो प्लांट F1 सारे टॉल निकले, F1 जो सारे टॉल निकले, उसने बोला कि चलो तुम लोग अपने से ही सेल्फ पॉलिनेट करो, मैं कोई क्रॉसओवर नहीं कर पाऊंगा। तो उसका क्या हुआ, F2 जनरेशन निकला। F2 जनरेशन निकला, और वो F2 जनरेशन में क्या पाता है कि ही फाउंड दैट ऑल प्लांट्स वर नॉट टॉल, 3 क्वार्टर वर टॉल एंड 1 क्वार्टर ऑफ देम वर शॉर्ट। मतलब जो F2 का निकला, F2 निकला F1 के सेल्फ पॉलिनेशन से, सेल्फ पॉलिनेशन से उसमें 3/4 तो सारे टॉल थे, लेकिन 1/4 क्या निकले, शॉर्ट निकले। जबकि उसने कुछ किया नहीं, उसने तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था बस। क्लियर। तो ये ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करता है कि बोथ द ट्रेट्स ऑफ द शॉर्टनेस एंड टॉलनेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम F1 जनरेशन। मतलब वो लंबा होगा या नाटा होगा, ये F1 जनरेशन ट्राई करेगा। ठीक है। बट ओनली टॉलनेस ट्रेट वर एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन। कर भर ही रहा है, लेकिन F1 जनरेशन के पास सिर्फ और सिर्फ सारे टॉल्स थे, तो इसका मतलब उसका डोमिनेंट फीचर क्या था, टॉलनेस था, क्योंकि शॉर्टनेस को तो उसने दिखाया ही नहीं। भले ही उसके पास शॉर्टनेस था, लेकिन ये शॉर्टनेस का दिखाई दिया हमें F2 जनरेशन में, जहां पर 1/4 हमें शॉर्टनेस थी। ठीक है। तो अब निष्कर्ष क्या निकला, 2 कॉपीज ऑफ द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।
क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, टीटी एंड टीटी आर द फेनोमेनिकली टॉल प्लांट्स वेयर एज टीटी इज अ शॉर्ट प्लांट्स। ये दोनों जो थे, या तो दोनों ही कैपिटल टी हो जाए या तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों ही टॉल प्लांट्स हैं, ठीक है। लेकिन जब दोनों की डबल टी आ रही है तो ये शॉर्ट हो जा रहा है। क्लियर। ओके तो ये कहना चाह रहा है कि फॉर प्लांट टू बी टॉल सिंगल कॉपी ऑफ टी इज सफिशिएंट। मगर मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर प्लांट को टॉल होना है तो एक कैपिटल टी हो जाए तो उसका काम बन जाता है, क्योंकि स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है, ठीक है। लेकिन F2 जनरेशन में दोनों ही कैरेक्टर्स रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। तो F1 स्टेज में जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, तो गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर ऑफ एलील ऑफ द सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। तो इसका मतलब फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया पहले वाले का, वो हो गया 2:1 फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टिंग कलर कैरेक्टर। क्लियर है। इसके बाद देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में क्या किया मैनुलिव ने, मैनुलिव टूक अ पी प्लांट विद टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दैट इज वन इज ग्रीन और एक सीड राउंड सीड एंड अदर वन इज येलो विद व्रिंकल सीड। एक में उसने राउंड सीड लिया, और उसका कलर येलो रखा। दूसरे में उसने विंकल सीड लिया, ठीक है, नहीं इसको राउंड को ग्रीन के साथ और येलो को विंकल के साथ, ये उसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिया। तो फिर उसने क्या पाया कि व्हेन द F1 प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड दे हैड राउंड एंड येलो सीड्स, thus establishing that round and yellow are dominant traits। F1 में उसने डोमिनेंट ट्रेड्स निकाल दिया। तो देखो उसने क्या क्या कॉम्बिनेशन लिया, रेड और ग्रीन का और येलो एंड रिंकल्ड का, राउंड एंड ग्रीन और येलो और रिंकल्ड का, ठीक। अब क्या कर रहे हैं वो लोग, बोला कि जब F1 प्रोजेनी आई हमारी, F1 प्रोजेनी आई तो उसमें हमें येलो और क्या मिला, राउंड मिला, येलो और राउंड मिला। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि येलो और राउंड जो है वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट है। फिर उसने F2 की करवाई। अब देखो वो F2 वाला और इंटरेस्टिंग आएगा। फिर देखो उसने कहा मेंडली जो है, Mendel allowed the F1 progeny to be self pollination to obtain F2 progeny. F2 progeny. He found that seeds were round yellow and round green, wrinkled yellow and some were wrinkled green. तो रेशियो उसने सारी चीज़ों का निकाल दिया। क्या क्या निकला F2 प्रोजेनी में, F2 में क्या निकला देखो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkled येलो, wrinkled green, ये चार उसने F2 में निकाले। क्लियर। द रेशियो ऑफ द प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 9:3:3:1 रेस्पेक्टिवली। तो न्यू कॉम्बिनेशंस उसने अपीयर किया F2 की प्रोजेनी में, और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको निकले वो इंडिपेंडेंट थे बेटा ईच अदर से। ये ऑल 4 जो है इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्लियर, एकदम इंडिपेंडेंट एच अदर। देयरफॉर ही सेड दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेव इंडिपेंडेंटली ईच अदर। और एग्जांपल उसने सीड कोड का दिया, इंडिपेंडेंट एडेड टू सेपरेट ट्रेड शेप्स, और ये सारी चीज़ें उसने करवाई है। ये आप अगर मतलब आता तो नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा, बट अगर कभी सब्जेक्टिव में आ जाए तो एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है इसकी। फिर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स है, मैकेनिज्म्स ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एक वो कर लेते हैं, mechanism of inheritance देख लेते हैं। If both the parents helps to determine the traits of the progeny, both the parents must contributing the copy of the same gene, ठीक है। Thus each pea plants must have 2 sets of all genes, one inherited from each parent, so each germ cells must have only 1 gene sets। अगर अगर एक डोमिनेंट कैरेक्टर लाना है, एक इंडिविजुअलिटी कैरेक्टर लाना है जो सेम जीन्स हो, तो दोनों पेरेंट्स को सेम ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई भी एक ने ट्रांसफर कर दिया तो जो F2 वाली जनरेशन निकलेगी भाई वो तो मिक्स मैच की इंडिपेंडेंट जनरेशन ही निकलेगी। क्लियर, ओके। यही उसने बताया मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर में। अब देखो when two germ cells combine they will restore the normal number of chromosomes in the progeny. This ensures the stability of the DNA species. Some mechanism of inheritance explain the result of Mendel's experiments. It is used sexually and asexually reproducing organism. दोनों में ही इसने इसको वर्क करवाया, ठीक है। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन, ये ह्यूमन वाला तो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये कैसे होता है, इट इज़ वेरी इजी। अभी मैंने क्लास में भी शायद पहले कभी समझाया हो कि मेल्स और फीमेल्स, मेल्स एंड फीमेल्स अब क्या है, मेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं क्रोमोसोम्स वो X एंड Y क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एज फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली XX क्रोमोसोम्स। ओके तो ये कैसे आ रहा है देखो, यहाँ पर हम इसे हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होता है, ये मैं आपको कह रही हूँ, नाम आएगा अभी। मैंने अभी बोला 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो इन क्रोमोसोम्स में भी आप बोलोगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, आउट ऑफ विच 22 आर ऑटोसोम्स एंड 1 इज सेक्स क्रोमोसोम। ये जो आपके 23 पेयर्स होते हैं ना, पहले यहाँ से समझो, 23 पेयर्स ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। 22 पेयर्स को क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। क्लियर है। और बचा जो एक क्रोमोसोम है उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और यही डिसाइड करता है जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्यों, क्योंकि देखो जब मेल होता है, मेल में XY होते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कहेंगे कि फीमेल्स हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, मतलब वो होमोगैमेटिक होते हैं। फीमेल्स में XX होते हैं बेटा, तो वो होमोगैमेटिक होते हैं। लेकिन मेल्स में क्या होता है, X और Y होता है, एक क्रोमोसोम X होता है, एक क्रोमोसोम Y होता है, ठीक है। X क्रोमोसोम जो होता है उसकी हाइट तो नॉर्मल हाइट की होती है, हाइट नॉर्मल होती है, लेकिन जो Y क्रोमोसोम होता है उसकी हाइट शॉर्टर होती है, शॉर्टर हाइट की होता है, ठीक है। और ये इस वजह से हम लोग इसको हेट्रोगैमेटिक कहते हैं, हेट्रोगैमेटिक,
हेटेरोगैमेटिक कहते हैं, किसको कहते हैं, मेल्स को कहते हैं, ठीक है। मेल्स का जो एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, व्हाई, बिकॉज उनके पास एक्स और वाई होता है। अब जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एक फर्टिलाइज होगा, और जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट अगर एक्स एक्स हुआ है तो इसका मतलब वो फीमेल होगा, और अगर एक्स वाई जाइगोट बना है तो वो मेल होगा, ठीक है। अगर एक्स एक्स बना है तो एक्स एक्स जाइगोट फॉर्म हुआ तो वो क्या बनेगा, फीमेल, और अगर एक्स और वाई जाइगोट फॉर्म हुआ तो वो बनेगा मेल। क्लियर? कब हुआ, जब आपका एग एंड आपका स्पर्म ये दोनों ही आपके फर्टिलाइज होंगे तब। क्लियर है? फ्यूज होके फर्टिलाइज होंगे तब। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल में पुराने ज़माने की बात है ना कि फीमेल्स आर ऑलवेज रिजल्ट, एंड उनको ये दोष दिया जाता है, बट ये दोष मेल का है कि मेल हुआ है या फीमेल हुआ है। ओके, सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है स्टेट द ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन रेप्टाइल्स इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, और दूसरा द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट ऑफ द इनहेरिटेंट इन द फॉर्म द मदर। नहीं, ठीक है। हैव अ पर्टिकुलर परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, किसमें 23 कि 22? 23। क्यों 22 है ना, परफेक्ट ऑटोसोम्स। पेयर 22 है। हाँ। इन ह्यूमन बीइंग डैश आर ऑटोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स होते हैं। हाँ।